नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, सीरिया, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। आज पूरे मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों से बहुत सारी खबरें हैं। सीरिया से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं, जहां ऐसा लगता है कि टर्की और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसके अलावा हूथी और इजराइल के बीच जो एक अलग तरह की लड़ाई शुरू हुई है उस पर है। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जब मान लिया जा रहा है कि हमास पूरी तरह से हार चुका है, उस समय हमास से खबर यह आ रही है कि वहां नई भर्तियां हुई हैं, हजारों नए रंगरूट वहां भर्ती हुए हैं और भी ऐसी बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं हूथी और इजराइल के बीच में। इजराइल, मैंने आपको बताया था कि हूथी के ऊपर बमबारी की तैयारी कर रहा है। इसके पहले अमेरिका और इंग्लैंड ने भी बमबारी की थी, यह खबर मैं आपको दे चुका हूं। और मैं आपसे कई दिन से कह रहा था कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल कभी भी यमन पर बमबारी कर सकता है। सबसे पहले अमेरिका और इंग्लैंड ने यह दावा किया कि उन्होंने जो बमबारी की है, उस बमबारी में यमन के पास सारे हथियार खत्म हो गए, हूथी के सारे हथियार खत्म कर दिए गए हैं। उसके बाद इजराइल ने हूथी के ऊपर हमला किया और दावा किया कि उसके जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट, बल्कि तीन ही जो उसके पास पोर्ट है, वो पोर्ट पूरी तरह से पैरालाइज कर दिए गए हैं, यानी कि बेकार कर दिए गए हैं। अब ये तो रह गए दावे, लेकिन इन्हीं दावों के साथ दूसरी खबरें भी छुप छुपा के सामने आ गई। और पहले इजरायली अखबारों से ही वो खबरें दिखा देता हूं, बाकी खबरें बाद में आपको दिखाऊंगा। इजरायली अखबार यह कह रहे हैं कि हूथी ने जो अटैक किया था इजराइल के ऊपर, उससे इजराइल में यानी कि तेल अवीव और उसके आसपास सायरन लगातार बजते रहे। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि घरों को कितना नुकसान हो गया है। और यह हमला इजराइल के हमले के तुरंत बाद किया गया। अब मेरा सवाल यह है कि अगर अमेरिका और इंग्लैंड ने यमन के सारे हथियार खत्म कर दिए थे, हूथी के सारे हथियार खत्म कर दिए थे, अगर इजराइल ने उसके सारे तीनों पोर्ट बर्बाद कर दिए थे, तो फिर हूथी ऐसे हमले कैसे कर पा रहा है कि सीधे मिसाइल पहुंच रही है तेल अवीव में घर टूट रहे हैं। यह कभी नहीं बताएंगे कि उसके नीचे दब के कोई मरा या नहीं मरा या क्या हुआ, यह इजराइल कभी नहीं बताएगा। लेकिन टूटे घरों की तस्वीरें आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, खबर यह भी आ रही है कि कल ही हूथी ने इस हमले के बाद अमेरिका की जहाजों पर हमला किया है समंदर में। तो अगर तीनों पोर्ट बर्बाद हो गए थे, तो फिर हूथी कैसे हमला कर पा रहा है? एक तरफ अमेरिका में एक ही दिन में, एक तरफ समंदर में अमेरिका के जहाजों पर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ वो हमला कर रहा है सीधे सीधे तेल अवीव के ऊपर, वहां नुकसान पहुंचा रहा है। आप समझ सकते हैं कि खबरें किस तरह से घुमाई जाती हैं, झूठ किस तरह से परोसा जाता है। ऐसे ही एक झूठ परोसा जेरूसलम पोस्ट ने। उसने लिखा कि आईडीएफ ने जो हमला किया, उस हमले में पूरी तरह से हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर खत्म हो गया, उसके सारे हथियार खत्म हो गए। हकीकत यह है कि लगातार वायलेशन कर रहे हैं ये जो सीज फायर हुआ है। और कल एक मस्जिद को इन्होंने तोड़ा है और 2-4 इजरायली वहां जाकर टेंट बनाकर बैठ गए हैं कि अब हम यहां पर अपना घर बनाएंगे। आपको याद होगा, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक बाप अपने बेटे को पढ़ा रहा है और पढ़ा यह रहा है कि लेबनान इजराइल का हिस्सा है। वही वाला क्लेम करने के लिए 4 लोग टेंट लेके गए हैं और टेंट लेकर जरा सा लेबनान की सीमा में अंदर जाकर इन लोगों ने क्या किया है? टेंट लगा लिया है। लेकिन बड़ी खबर मस्जिद वाली है। मस्जिद पर जो हमला हुआ है वो एक गांव में हुआ है। जब तक लड़ाई चल रही थी तब तक एक बार भी किसी भी गांव के अंदर इजराइल की सेना नहीं पहुंच पाई। अब लड़ाई खत्म हो गई है, बॉर्डर पर लगी है लेबनान की सेना हिजबुल्लाह की जगह पर, और ये पहुंच गए अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका एक मतलब यह भी हो सकता है, और मैं आपको बता दूं कि लेबनीज जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हुए थे टर्की। इसका एक मतलब यह हो सकता है कि लेबनीज सेना जो है वो मुकाबला नहीं कर रही है। और क्यों मुकाबला नहीं कर रही है, यह सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह जुलानी ने सीरिया को बेच दिया इजराइल को, लेबनान को भी बेचने की तैयारी चल रही है। और वहां का जो लीडरशिप है, हिजबुल्लाह के अलावा जो लीडरशिप है, वो इस खेल में लगा हुआ है। मैं आपको बता चुका हूं कि लेबनान में काफी इंटरनल डिफरेंसेस हैं, काफी भेदभाव हैं अंदर, और एक हिस्सा है जो हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता है। अब इसके बाद देखना यह होगा कि हिजबुल्लाह खामोश रहकर इसको बर्दाश्त करता है या फिर हिजबुल्लाह सीज फायर को अपनी तरफ से भी तोड़ता है, हमला करता है। यह सारा कुछ 2-4 दिन के अंदर ही समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं गजा की तरफ।
लगातार कहा यह जा रहा था कि हमास पूरी तरह से खत्म हो गया है। कई बार यह दावा किया जा चुका है कि हमास पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है और उसके तुरंत बाद खबरें आ जाती हैं कि इजराइल के 2 सैनिक मारे गए, 4 सैनिक मारे गए, 5 सैनिक मारे गए। निश्चित रूप से हमास बेहद कमजोर हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं। उसके लीडर्स मार दिए गए, इस्माइल हानिया को मारा गया, सिनवार को मारा गया, तो कमजोर तो हुए हैं वो। जिस तरह से लगातार वहां पर हमले चल रहे हैं, कमजोर तो हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म हो गए। अगर पूरी तरह से खत्म हो चुके होते तो गजा के ऊपर कब्जा करके घोषणा कर दी गई होती कि यह भी इजराइल है, जैसे सीरिया में माउंट हरमन पे घोषणा कर दी कि अब हम यह कब्जा नहीं छोड़ेंगे। खबर यह आ रही है कि हमास में अभी हजारों नए लड़के भर्ती हुए हैं। यह अच्छी खबर है, बुरी खबर है, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं कतई नहीं चाहता हूं कि हिंसा बढ़ती रहे। लेकिन अगर आप लगातार हमला करेंगे तो सामने वाले को कैसे रोक पाएंगे? और मैं ये बात बार बार कहता हूं कि जब तक फलस्तीन समस्या का कोई सलूशन नहीं होगा, बल्कि यह कहिए इजराइल समस्या का कोई सलूशन नहीं होगा, तब तक फलस्तीन से कोई ना कोई आर्म्ड ग्रुप खड़ा होता रहेगा। अगर हमास पूरी तरह से खत्म भी हो गया तो एक नया आर्म्ड ग्रुप कोई आ जाएगा। कारण क्या है कि जहां शांतिपूर्ण, जहां शांति से किसी भी तरह के एहतजाज का कोई रिवाज ही नहीं है, अगर किसी ने शांतिपूर्ण तरीके से एहतजाज किया तो उसको मार दिया जाता है। वहां चाकू और गले के बीच में क्या बात हो सकती है? कोई बात नहीं हो सकती। अगर आप शांत रहेंगे, अगर आप शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, तो इजराइल आपको मार डालेगा। और जब बच्चे देखते हैं, यंग लोग ये चीज देखते हैं, तो उनको यह समझ में आता है कि हथियार उठाने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए ही वहां जंग इतने लंबे समय से चल रही है। अगर शांतिपूर्ण तरीके से फलस्तीन की समस्या पर बातचीत हुई होती, बातचीत करके कोई ऐसा हल निकाला गया होता जो दोनों को स्वीकार होता, बातचीत करके कोई ऐसा हल निकाला गया होता जिसमें दोनों की इज्जत बनी रहती, तब तो कोई समझौता हो सकता था, तब तो वहां शांति हो सकती थी, अमन हो सकता था। लेकिन अगर अमन की बात करने वालों पर आप गोली चलाएंगे तो कोई समस्या कैसे सॉल्व होगी? तो हमास में नए लड़ाके आए हैं। अब नए लड़ाके आए हैं तो नए तरीके से लड़ाई भी होगी। हालांकि बात चल रही है डील की, बात चल रही है लगातार समझौते की कि हमास और इजराइल के बीच में कोई समझौता होने वाला है। अल मायदीन ने एक खबर छापी है, एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें वो बता रहा है कि किस तरह के समझौते के लिए बात चल रही है। बात यह चल रही है कि समझौता जो होगा वो 2 दौर का होगा। पहले दौर में 42 दिन का युद्ध विराम होगा, 42 दिन की जंगबंदी होगी, और इस दौरान जो बूढ़े हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं जो हमास के पास हैं, अगवा किए हुए लोग, उनको हमास वापस करेगा। और ये जो एक्सचेंज डील होगी उसमें फलस्तीनी लोग जो इजराइल की जेलों में सड़ रहे हैं उनको भी रिहा करना पड़ेगा। और जब 42 दिनों का यह दौर सही तरीके से पूरा हो जाएगा, तब सेकंड राउंड होगा, दूसरा दौर होगा, जिसमें पूरी तरह से इजराइल को अपनी सेना हटानी पड़ेगी और गजा के अंदर जो है रीबिल्डिंग का प्रोसेस शुरू होगा। ये जो पहले दौर का समझौता है, 42 दिन का जो होने की बात चल रही है, इसके अंदर यह भी बात है कि हर तरह की जो इमदाद फलस्तीन के लिए पहुंच रही है और रोकी जा रही है, उस हर तरह की इमदाद को भी वहां पर जाने की खुली छूट देनी पड़ेगी, ताकि लोगों तक इमदाद पहुंच सके, रीबिल्डिंग का प्रोसेस शुरू हो सके। ये बातें वही हैं जो बातें, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दीजिए तो ये वही बातें हैं जो जुलाई में तय हो चुकी थी। लेकिन उस समय भी नेतन्याहू ने फंदा डाला था, उस समय भी एक उसमें कंडीशन लगा दी थी, और उस कंडीशन के बाद जो है अब तक वो समझौता नहीं हो सका। अब ट्रंप का प्रेशर है 20 जनवरी से पहले समझौता कराने के लिए, इसलिए हो सकता है समझौता हो जाए, लेकिन लगातार उसमें भी फच्चर डालने की कोशिश हो रही है। जैसे जेरूसलम पोस्ट एक रिपोर्ट छापता है और उसमें कहता है कि हमें बताया गया है, हमसे कहा जा रहा है, इजरायली गवर्नमेंट के लोगों ने कहा होगा कि इमिनेंट नहीं है, यानी पक्की नहीं है, अभी भी ऐसा हो सकता है कि डील ना हो। इस तरह की खबरें प्लांट ही तब की जाती हैं जब माहौल बनाना हो डील के खिलाफ। इसके अलावा खबर यह है कि गुरुवार को, थर्सडे को नेतन्याहू एक बड़ी मीटिंग करेगा सारे इंपॉर्टेंट लोगों के साथ, और उसमें शायद यह फैसला हो। आप जानते हैं इजिप्ट और कतर इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, इसीलिए हमास ने कहा है कि आप चाहें तो जो बंधक किए हुए, अगवा किए हुए लोग हैं, उनको इजिप्ट या फिर कतर पहुंचाया जा सकता है।
अब यह समझौता होता है कि नहीं होता है, यह देखने वाली बात है। हमास ने बहुत साफ कर दिया है कि अगर इजराइल लगातार कंडीशंस रखेगा तब समझौता नहीं हो पाएगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है सार, उसने पहले ही कहा है कि गजा में समझौता होने के बाद भी हमारी आर्मी वहां पर रहेगी, वहां की पूरी सिक्योरिटी संभालेगी। तो ऐसे में ये सब शर्तें क्यों रखी जा रही हैं? ये सब शर्तें इसीलिए रखी जा रही हैं कि किसी तरह से होस्टेज डील ना हो पाए। अमेरिका का प्रेशर है, देखते हैं होस्टेज डील होती है कि नहीं होती है। लेकिन इसी बीच में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो इजराइल के लिए मुश्किल का सबब बन सकती हैं। जैसे ह्यूमन राइट वॉच ने एक रिपोर्ट दी है और उसमें यह कहा है कि इजराइल ने फलस्तीनियों का पानी जिस तरह से रोका है, पीने के पानी, जहां से पीने का पानी जाता था, जो सप्लाई का सोर्स था, उसको जिस तरह से रोका है वो जेनोसाइड की श्रेणी में आता है। अब इजराइल तो मना करेगा ही कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन ह्यूमन राइट वॉच एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसके बात का वजन है, और अगर वो कह रहा है तो सही ही है। हमारे जैसे लोग तो महीनों से ये बात कह रहे हैं, महीनों से आपको वो वीडियोस दिखा रहे हैं जिसमें जहां से पानी की लाइन जाती है वहां सीमेंट डाल दिया जाता है, जो पानी के सोर्सेज हैं उनको बंद कर दिया जाता है, सारा का सारा पानी इजराइल की तरफ मोड़ दिया जाता है। ये हम आपको पहले ही कई बार बता चुके हैं। अब ह्यूमन राइट वॉच ने ऐसे सारे इंसिडेंसेस को एक साथ लेकर क्लियर कर दिया है कि यह जेनोसाइड की श्रेणी में आता है। इसके अलावा इजराइल के एक आर्मी मैन का, आईडीएफ के एक मेंबर का बिना नाम का एक बयान छपा है, क्रेडल में आया है और भी कई सारी जगहों पर आया है। इसमें वो बता रहा है कि एक इमेजिनरी लाइन हमने बनाई थी, यानी इनके दिमाग में ही थी वो लाइन, कहां है, जमीन पर नहीं थी। और उस लाइन को जिसने भी क्रॉस किया, यानी कोई भगदड़ मची इधर आए, किसी भी वजह से इधर आए, उसको हमने बिना सोचे समझे गोली मार दी। और जितने लोग मारे गए, चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, सबको हमने टेररिस्ट कह दिया। यह भी वही बात है जो महीनों से हम लगातार कह रहे हैं कि इजराइल आम लोगों को मार रहा है, बच्चों को, औरतों को मार रहा है और कह रहा है कि हमने टेररिस्ट मार दिए। इजराइल के सैनिक वहां पर जिसको चाह रहे हैं उसको गोली से मार रहे हैं। मासूम लोगों को, हमास के लोगों से जब मुकाबला होता है तब तो हालत खराब होती है, लेकिन जो मासूम आम शहरी लोग हैं उनको वो लगातार मार रहा है। और यही बात अब इजराइल की आर्मी का एक बंदा कह रहा है और ये बात क्रेडल में छपी है। आप क्रेडल की वेबसाइट खोलकर वहां पर डिटेल में ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ये भी बात इजराइल के खिलाफ जाएगी। याद रखिए, आज इजराइल जितना भी मजबूत लग रहा है, लेकिन आईसीजे और आईसीसी में जो केसेस चल रहे हैं उसमें अगर आईसीजे वाले केस में ये फाइनल होता है कि इन्होंने जेनोसाइड किया है, तो आने वाले वक्त में इनको मुश्किल हो सकती है, खासतौर पे तब जब अमेरिका, ब्रिटेन और आप कह लीजिए अर्जेंटीना टाइप के छोटे मोटे देश और कनाडा टाइप के देशों को छोड़कर बाकी दुनिया के मुल्क लगातार इजराइल के खिलाफ वोट कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि जो होस्टेज डील या सीज फायर की डील चल रही है, उस डील में शामिल थे माइक कैसी जो है वो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी हैं। उन्होंने इस डील से अपना नाम वापस ले लिया है, इस बातचीत से अपना नाम वापस लिया है और कहा है कि यह डील नहीं हो रही है, सिर्फ इजराइल को खुश करने की कोशिश हो रही है। इजराइल रोज नए कंडीशन रख रहा है और किसी भी तरह से इजराइल को खुश करने की कोशिश चल रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह अमेरिका के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल माइक कैसी कह रहा है। वो मुसलमान भी नहीं है, वो ईसाई होगा या फिर यहूदी होगा। वो कह रहा है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इजराइल की मदद करना चाहता है, इसके अलावा उसकी कोई सीरियसनेस नहीं है। इसीलिए मैं अपने पद से पीछे हट रहा हूं, मैं उसमें शामिल नहीं रहूंगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुस्सा किस तरह से अलग अलग लेवल पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं सीरिया। कुछ दिन पहले की बात है, शायद 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, मैंने आपको बताया भी था कि ट्रंप जो है वो बड़ी तारीफ कर रहे थे एर्दोगान की, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, एर्दोगान की तारीफ कर रहे थे, इंटरनेशनल लीडर बता रहे थे क्या क्या। हकीकत यह है कि सीरिया के अंदर टर्की और अमेरिका के बीच में लगभग सीधी लड़ाई चल रही है। आप जानते हैं सीरिया के नार्दर्न इलाके में अमेरिका सपोर्ट करता है कुर्दों को, और आप यह भी जानते हैं कि वहां पर सीरियन नेशनल आर्मी जो है उसको सपोर्ट करता है टर्की, बल्कि आप कह लीजिए कि वो एक तरह से टर्की की ही आर्मी है। दोनों के बीच में एक सीज फायर हुआ है फिलहाल 7-8 दिन का। अब अमेरिका यह आरोप लगा रहा है कि इस आर्मी को, जो टर्किश आर्मी कह लीजिए या टर्की सपोर्टेड आर्मी है, इसको लगातार टर्की मदद कर रहा है हवाई हमले करके।
और साथ में यह धमकी दे रहा है कि अगर यह चलता रहा तो आईएसआईएस के जिन लोगों को हमने गिरफ्तार करके रखा है, जेल में रखा है, उनको हम रिहा कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि वो लोग टर्की के खिलाफ लड़ाई करेंगे, टर्की में उनको घुसा देंगे और टर्की में भी वही होगा जो सीरिया में हुआ। अब यह पॉसिबल होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि सीरिया की लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। चोरों की जो लड़ाई होती है, डकैतों की जो लड़ाई होती है, वो जल्दी खत्म नहीं होती है, क्योंकि सब ज्यादा से ज्यादा लूट का हिस्सा पाना चाहते हैं। तो इधर जुलानी कह रहा है कि हम इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेंगे, उधर इजराइल लगातार सीरिया में घुसता जा रहा है। इतना आप समझ सकते हैं कि सीरिया और जॉर्डन के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें एक नदी पर पुल बना था जहां से पानी सप्लाई होता है। जॉर्डन को उस पर भी कब्जा कर लिया है इजराइल ने। एक तरफ जुलानी जो है वो सीरिया को बेच रहा है इजराइल को, वो भी इस्लाम के नाम पर, और दूसरी तरफ सीरिया के गेहूं और तेल पर कब्जे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में एर्दोगान और अमेरिका। एर्दोगान के अपने भाड़े के सैनिक हैं, अपने आतंकवादी हैं, और अमेरिका जो आईएसआईएस के खिलाफ दुनिया भर की बातें करता रहा है, जबकि दुनिया अब जानती है कि आईएसआईएस अमेरिका और इजराइल की ही औलाद है। बात भले इस्लाम की करें, लेकिन है जायनिस्ट। कभी उन्होंने फलस्तीन का साथ नहीं दिया, कभी किसी फलस्तीनी को बचाने के लिए एक गोली नहीं चलाई। उनको रिहा करने की बात कर रहा है और कर रहा है कि टर्की के अंदर जो है हम उनको भेज देंगे। इसके पहले भी यह खबर आ चुकी है कि टर्की सीरिया पर हमले की तैयारी कर रहा है। यह खबर भी अमेरिका से ही आई थी। यानी उस पूरे इलाके में पीस और अमन जैसी कोई चीज फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लगातार वो लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं। ईरान अपनी तैयारी में लगा है। अभी आज की खबर मैं आपको बताऊं, शिन बेट जो वहां की सिक्योरिटी एजेंसी है इजराइल की, उसने कहा है कि कम से कम 12 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें इजराइल के लोग यानी इजराइल के नागरिक ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। जाहिर है लड़ाई के पहले इजराइल भी चाहेगा ईरान में उसके जासूस जितना हो सके उतना सूचनाएं उसको पहुंचा दें, और ईरान भी यही काम कर रहा है कि लगातार इजराइल को जासूसी करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इजराइल से जितनी खबरें आ सकती हैं, इजराइल के जितने ठिकानों की एग्जैक्ट लोकेशन आ सकती है, वो सारा कुछ उसको मिल जाए। मैंने पहले भी कहा है कि अगर यही सब चलता रहा तो आखिरी एक जंग होनी है जो इजराइल और ईरान के बीच में सीधी होगी। तय होगा कौन कौन ईरान के साथ आता है, कौन कौन इजराइल के साथ आता है। कल मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब इजराइल से रिश्ते नॉर्मल करने की बात कर रहा है, समझौते की बात कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि लड़ाई अगर खत्म हो जाती है तो हम समझौता कर लेंगे। लड़ाई खत्म होने की बात तो पहले ही ट्रंप कर चुके हैं। पहले फलस्तीन की आजादी की शर्त थी, वो शर्त कहा जा रहा है वापस ले ली गई है। अगर यह सच है तो इसका बहुत सीधा मतलब है कि सऊदी अरब ने खुल के जो है इजराइल के साथ जाना स्वीकार कर लिया है। अब यह सब कहां पहुंचेगा? ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग है वो कितनी करीब आ चुकी है? क्या हिजबुल्लाह सीज फायर तोड़कर दोबारा लड़ाई शुरू करेगा? हूथी का तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। हूथी कहते हैं ना कि जो पहले से गरीब है, जो पहले से मुफलिस है, उससे आप क्या छीन लेंगे? जिसने जान हथेली पर रख ली हो उसको आप जान का डर क्या दिखा देंगे? तो यह लड़ाई भी फिलहाल रुकती हुई नजर नहीं आ रही। हमास के साथ सीज फायर की बात चल रही है, लेकिन हमास जानता है कि सीज फायर के बावजूद इजराइल लगातार ये सारी हरकतें करता रहेगा, इसलिए अपने यहां आर्मी में नई भर्तियां भी कर रहा है। तो ये सारा जो माहौल है, इस माहौल में कोई एक बात कही जा सकती है तो बस इतनी कि अपने लालच में इजराइल और अमेरिका पूरी खाड़ी को, पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसी जंग की तरफ धकेल रहे हैं जो अंधी सुरंग में जाके खत्म होती है, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता है। इस प्रोसेस में कई बार लग सकता है कि इजराइल जीत रहा है, लेकिन सच यह है कि अंदर अंदर से वो भी खोखला हो रहा है। बेहतर तो यह होता कि जंगें रुकती, लेकिन लालच कभी किसी जंग को रुकने नहीं देती है। आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे जैसे जो होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। आप लोग भी देख रहे हैं वीडियो, शेयर कर रहे हैं, देखते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, अगर चाहें तो हमारी सीधी मदद कर सकते हैं, और अगर नहीं तो कम से कम अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लें। सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं पिन कमेंट में, और जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है उसमें भी सारी डिटेल्स हैं। देखें, जुड़ें, वीडियोस को दूर तक पहुंचाएं, दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, और उन तक भी जो अब भी गोदी मीडिया की गिरफ्त में है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।